वेज ऑफ चार्ज। ठीक है, पहला मैंने बताया था आपको बाई फ्रिक्शन मेथड। दूसरा क्या बताया गया था भाई? तीसरा क्या बताया गया था? ठीक है, बाई कंडक्शन मेथड। तो हम बात करने चल रहे हैं बाई फ्रिक्शन मेथड। तो बाई फ्रिक्शन मेथड ये आप बचपन में ये सब काम किए होंगे। क्या करते, किसी पेन को बालों पर रगड़ते थे और वो क्या करता था, किसी चीज को अट्रैक्ट करता था फिर। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, हाँ हाँ रगड़ेंगे तब भी होगा। तो जिसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है और वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, या पॉजिटिवली चार्ज होगी या फिर निगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बाई फ्रिक्शन मेथड से हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो बाई फ्रिक्शन मेथड ये आपको तो पढ़े ही होंगे, जानते हैं इसको, बाई फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, हम बात करते हैं बाई इंडक्शन मेथड की। किसकी बात करेंगे? इंडक्शन मेथड, बाई इंडक्शन मेथड। समझिए, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं बाई इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो देखिए इंडक्शन मेथड में क्या होता है, हम एक बॉडी लेते हैं जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या, उस पर चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि इस बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे। ठीक है, अभी ये बॉडी क्या है, तब न्यूट्रल है। ठीक है, अभी ये न्यूट्रल है। इसमें हमने 6 पॉजिटिव चार्ज लिया है और 6 नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है। अभी ये बॉडी चार्ज नहीं है, अभी क्या है, न्यूट्रल है। हमें क्या करना है, इसको चार्ज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले स्टेप में हमने एक बॉडी लिया, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस बॉडी के पास, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके पास एक चार्ज बॉडी लाते हैं या चार्ज कंडक्टर लाते हैं। ठीक है, अगर चार्ज कंडक्टर ला देखो किस तरीके से, यहां पे अगर हम एक चार्ज रॉड अगर इस बॉडी के पास लाएं एक किनारे पे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर हम लोग लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर की जो निगेटिव चार्ज है इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, करेगा। तो जितने भी निगेटिव चार्ज है वो सब कहाँ आ जाएंगे बालक, अब ये अगर फैले हुए थे ये सब के सब कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। एक किनारे चले जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, इस किनारे आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और ये पॉजिटिव चार्ज इनमें रिपल्सन होगा तो ये सब कहाँ आ जाएंगे बालक, इस किनारे आ जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे क्या करते हैं देखिए, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ये वाला साइड। अब हम लोग क्या करते हैं, जो पॉजिटिवली साइड वाला बॉडी, ये वाला पार्ट है साइड, इसको ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड बोले तो इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं इस वाले साइड को। जब अर्थ से कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा बालक, कोई आइडिया? फोर्थ स्टेप, अर्थ भी चार्ज होता है। तो अर्थ पे कौन सा चार्ज होता है, अर्थ को हम लोग निगेटिवली चार्ज लेते हैं। कभी देखो घरों में तुम लोग अर्थिंग करते हो, जमीन से अर्थिंग लेते हो, फेस कहीं और से लेते हो, और अर्थिंग घर में एक गड्ढा खोद के ले लेते हो, वहां से एक रॉड, कभी लिए हैं आप लोग?
हाँ, ट्रांसफार्मर के पास भी लगा रहता है अर्थिंग के लिए। ठीक है, जाके देखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। किसमें? छुए होगा उसको कभी। हाँ, अबे वो जो बना होता है ट्रांसफार्मर को बांधने के लिए रखा गया, अर्थिंग कहीं और से लिया जाता है, वो अर्थिंग नहीं रहता है। बड़े बड़े होते हैं तार, ऐसे बांधे गए होते हैं जमीन में, तो वो ट्रांसफार्मर को सहारा दिया गया रहता है कि गिरे ना। बस वही दो लड़ा रहता है। हाँ, तो वो तो उसके दोट नहीं होता है, वो अर्थिंग दिया जाता है, तो हर जगह ट्रांसफार्मर में नहीं रहता है। कोई छू लोगे तो करंट उसमें आता है, लोग घरों में यूज करते हैं। वो अर्थिंग नहीं होता है, वो तो उस ट्रांसफार्मर को संभालने के लिए लगाया गया रहता है कि ट्रांसफार्मर गिरे ना, आंधी पानी आए तो। ठीक है, अर्थिंग वो नहीं किया गया रहता है। कभी जाके देखिएगा, वो तो ट्रांसफार्मर को बांध के रखता है, पोल को बांधा रहता है। अर्थिंग कुछ नहीं, आप वायर खींचा गया रहता है ट्रांसफर, देखो पोल से पोल में कितने रहते हैं, 4-5 रहते हैं तार गए, 2 भी रहता है। तो उसमें एक फेस रहता है, एक अर्थिंग वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, तो जिसमें अर्थिंग का नहीं होता है, कुछ लोगों को अर्थिंग का तार छोड़ देता है, वो क्या करते हैं, ग्राउंड से लेते हैं फिर अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग का काम होता है ग्राउंड से लेना। लाइट जलता है? हाँ, लाइट जलेगा। बिना अर्थिंग का दो और काम हो जाता है। हाँ, तो कह तो रहे हैं, एक फेस रहता होगा, एक अर्थिंग रहता होगा। ठीक है, अगर आपका वायर घर में जो वायर खींचा गया, अगर वो दोनों में जुड़ा हुआ है तब तो लाइट जलेगा। अगर एक भी छोड़ दिया तो जलेगा नहीं? जलेगा नहीं, डायरेक्ट जमीन से क्यों चलेगा? फेस हमको कहीं और से लेना होता है। 3 तार नया है। हाँ, एक सबसे कहीं कहीं अलग होता है, सबसे ऊपर के दोनों जो होते हैं वो फेस होते हैं, सबसे नीचे वाला जो होता है वो अर्थिंग होता है। ऊपर वाले में वाले? हाँ, तो दोनों फेस फेस हो जाएगा, लाइट बहुत ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ जल के राख हो जाएगा घर में। किसको? लाइट उसमें बहुत ज्यादा रहता है, अगर दोनों फेस हो गया तो। घरों में लाइट कभी देखते हो, जो बैटरी भी लगता है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है, ऐसा पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव प्लेट होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो ऊपर वाला तार होता है वो पॉजिटिव प्लेट होता है और नीचे वाला नेगेटिव प्लेट का काम करता है। तो अर्थिंग का काम होता है वो नेगेटिव प्लेट की तरह काम करता है। ठीक है, जो खंभा जो वायर गया रहता है, हाँ, लंबा वाला, तो मेरे गांव में तो दो गया तो दोनों फेस तो आगे नहीं लेते थे। हाँ, तो एक फेस है, एक अर्थिंग है उसमें। ठीक है, एक फेस है, एक अर्थिंग है। वही होता है? हाँ, वही होता है। ठीक है, कहीं कहीं देखो चाचट हो गया रहता है, तो उसमें से बाकी ऊपर के 3 फेस होते हैं, नीचे वाला अर्थिंग होता है। फायदा तभी तो लाइट जलता है। तो देखोगे तो हर किसी का देखोगे तो सबसे नीचे वाले में हर किसी का कनेक्ट रहता है। ऊपर वाला चेंज रहेगा हो सकता है, लेकिन नीचे वाला किसी चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि वो अर्थिंग है, वो नेगेटिव प्लेट का काम कर रहा है। ऐसे ही कभी कभी एक तार टूट जाता है, दूसरा काम आता है, बस इस वजह से ले जाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अर्थिंग करेंगे। तो अर्थ को हम लोग क्या मानते हैं भाई, निगेटिवली चार्ज बॉडी मानते हैं अर्थ को। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जितने के भी पॉजिटिव चार्ज हैं ये सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जब ये अर्थिंग जितने भी इसके अंदर निगेटिव चार्ज हैं उसको, सॉरी पॉजिटिव चार्ज हैं, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद इस अर्थिंग को हटा दीजिए। हटा देंगे तो इस बॉडी के अंदर देखो केवल निगेटिव चार्ज बचेंगे क्या? ये बात समझ में आई? हाँ, इस बॉडी के अंदर केवल क्या बचेंगे? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चले गए अर्थ में, ग्राउंड में चले गए। ठीक है, उसके बाद 5th स्टेप में क्या करेंगे, हम जो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए हैं इसको हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो ये जो चार्ज है निगेटिव चार्ज, ये पूरे के पूरे इस कंडक्टर में या बॉडी में फैल जाएगा हर जगह। जब ये फैल जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली बॉडी क्या था, पहले न्यूट्रल था, फाइनली अब क्या हो गया, चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया बॉडी। तो ये होता है बाय इंडक्शन मेथड।
तो ये हम लोग किसी बॉडी को इंडक्शन मेथड से चार्ज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, बाकी लिखवाने का मतलब नहीं है, आप समझ गए हैं, इसको नोट कर लीजिए। बाकी आपको स्टडी मटेरियल में सब कुछ रहेगा, स्टडी मटेरियल में बाकी सब रहेगा, नोट्स लिखा लिखाया सब कुछ लिखा रहेगा। अब पढ़ना हवा लगेगा। कितना किलोमीटर है तुम लोग घर यहाँ से? 14 किलोमीटर साइकिल से आओगे जाओगे? डेली आओगे जाओगे 14 किलोमीटर? गाँव के बच्चे हैं तुम लोग थक जाओगे, पढ़ोगे कैसे? वही बात हैं? सर आप कैसा है? आप कहाँ से? रेडी फ्लैट लिए हैं। हम चुनार से आते हैं। वही दरबार से पास है। दरबार से के घर से? इससे और आगे से। मतलब सभी लोग एक ही एरिया के? यहाँ जाते तो डायरेक्ट हो जाते हैं। हो गया वाला? नहीं सर। सर ये जो बैच निगरानी है, जब इन नीट का एग्जाम देगी। और क्या? उन लोग को सर पढ़ाती है। उन लोग कैसे पढ़ाते हैं? मतलब पहले ही कहना था पूरा पढ़ना होता है इनको। मतलब इन लोग को समझ में नहीं आता तो पूछते क्यों नहीं? किसको? नहीं लोग मत पूछें। बस कल आप पढ़ा कर लोग कुछ बोल भी नहीं रहे थे, आज जब नहीं बोला तो आपको बोलना पड़ा था नहीं हुआ। ऐसे कैसे काम किया? तुम लोग पूछना। अभी 1 जून से जो नया 2022 के लिए बैच स्टार्ट होगा, अभी तो इनको 2021 में ये देंगे एग्जाम, इसलिए इनको जो थोड़ा तेज पढ़ाया जाए, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि कोरोना के बाद वैसे भी काफ़ी लेट कोचिंग खुला था। ठीक है, इनको कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, थोड़ा तेज पढ़ाएंगे। तुम लोगों को क्या करना है, तब तक पढ़ते रहना इसी बैच में। अभी नया बैच जो आएगा 12th के जो बच्चे पास हो जाएंगे, इस बार एग्जाम होगा, उसके बाद नया बैच बनेगा जून से, तो फिर तुम लोगों को उस वाले में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हाँ, रहेंगे नीट के ही। तब तक तुम लोग क्या करो, एक बार इसको पढ़ लोगे, तब तक तुम लोग एक बार पूरा पढ़ लोगे, ऐसे ही कुछ तो जानते रहोगे, पढ़ लोगे तो कुछ न कुछ जानते रहोगे, तो उसमें जब जाओगे तो रिवीजन तुम्हारा तब होगा और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, वेब ऑप्टिक्स तो 12th में है, अब पढ़ोगे। साउंड वेव, इसको मिटाए। चलिए, हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। 3rd पॉइंट, बाई कंडक्शन मेथड। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाई कंडक्शन मेथड देखिए।
जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी ये है, ये पूरी तरीके से चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, चार्ज्ड बॉडी है। ठीक, एक बॉडी और लेते हैं बी, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ये हमारा जो बॉडी है ये अनचार्ज बॉडी है, इसको क्या बोला जाएगा, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाएगा, ठीक है, इन दोनों बॉडी को क्या करना है, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना है। जब कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये बॉडी ए हो गया, ये बॉडी बी हो गया, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जैसे तुम लोग क्लास 11th में पढ़े रहे होगे कि अगर कोई बॉडी, सपोज करते हैं हमारे पास दो बॉडी है, एक हाई टेम्परेचर पे है, एक लो टेम्परेचर पे है, उन दोनों बॉडी क्या इक्वल हो जाएगा, क्या इक्वल हो जाएगा, टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, अगर एक दो बॉडी है, एक हाई टेम्परेचर पे है, दूसरा अगर लो टेम्परेचर पे है, तो उसमें हीट का ट्रांसफर होता है अगर कांटेक्ट में लाते हैं तो, ठीक है। कब तक हीट का ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर हम लोग दो बॉडी को एक दूसरे कांटेक्ट में अगर लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा, इसका ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा भाई, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, हालांकि पोटेंशियल हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, या आप ये बोल सकते हैं भाई इसमें चार्ज का ट्रांसफर होगा कब तक, जब तक कि दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए, ठीक है। अब ये कांटेक्ट में लाए हैं इसको, फिर इसके बाद फिर इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर दिया जाए। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहीं पे बना दे रहे हैं, अब अलग अलग कर रहे हैं, ये बॉडी ये हो गया, ये बॉडी बी हो गया। जब अलग अलग करेंगे तो होगा क्या, देखते हैं हम लोग, बॉडी ये तो ऑलरेडी चार्ज था, अब ये क्या है, जब कांटेक्ट में लाए होंगे तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो इन दोनों पे क्या हो जाएगा बालक, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर इसके कुल कितने चार्ज हैं, 8 चार्ज हैं, ठीक है, तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए तो कितना कितना होंगे, मतलब 4 चार्ज इस पे हो जाएगा और 4 इस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, बॉडी ए तो ऑलरेडी चार्ज था और बॉडी बी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया, हो गया क्या, क्या चीज, कोई एग्जाम्पल नहीं, बता रहे हैं, नोट करिए। तो ये हो गया कंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका। जैसे तुम किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसको छूते हो, करंट लगता है, तो होता क्या है उसमें, जैसे तुम छुए तो उसके कांटेक्ट में गए, तुरंत चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है, तभी तो, हाँ तो हमारे बॉडी तभी तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है बालक, वो तो हम अनचार्ज ले, अभी आगे और एग्जाम्पल देते हैं, अभी हम दोनों चार्ज रहेगा तभी चार्ज का ट्रांसफर होगा। तभी हमारे शरीर में भी लगता है करंट फ्लो करने, हाँ अच्छा, तो तुम्हारे शरीर से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराना चाहिए ना, अभी तो
चलिए हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, इस पे चार्ज Q1 है, एक दूसरा बॉडी है, इस पे चार्ज Q2 है। इन दोनों बॉडी को क्या किया गया वाला कि कांटेक्ट में लाया गया। कहाँ लाया गया? कांटेक्ट में लाया गया। इस पे चार्ज कितना? Q2। जब कांटेक्ट में लाया उसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर दिए, तब दोनों पे चार्ज बताना है कितना होगा, इन दोनों बॉडी पे चार्ज कितना आएगा। ठीक है, कितना चार्ज आएगा बताइए। दोनों में प्लस प्लस रहेगा। Q1 नो सर, एक में रहेगा Q1 Q2 और दूसरे में भी Q1 Q2। जैसे अगर एक में 10 चार्ज है, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसमें उसका जाएगा ना चार्ज। तब Q1 Q2 रहेगा। चलिए देखिए समझिए, जब इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाए हैं तो टोटल चार्ज इस सिस्टम पे कितना हो गया? Q1 प्लस Q2। यही टोटल चार्ज कितना लिखेंगे? Q1 प्लस, यही होगा दोनों बॉडी पे चार्ज, यही होगा ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? टोटल चार्ज ये हो गया Q1 प्लस Q2। अब हमको पता है जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो Q1 प्लस Q2 को अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है कितना होगा? Q1 इस पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, ऐसे इस पे कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, ये चार्ज होगा दोनों बॉडी पे। समझ में आया? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहां कांटेक्ट में ला रहे हैं वहां पे आपको नेट चार्ज निकालना है कितना होगा। ठीक है, टोटल चार्ज निकालेंगे, उसके बाद जब अलग अलग करेंगे दोनों बॉडी को तो इक्वल चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब इसका हाफ हाफ दोनों पे चले जाएंगे। हाँ हाँ, चलिए बताइए इस एग्जाम्पल में कितना? ये 4 कूलम है और 2 कूलम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 कूलम। इस पे भी कितना आ जाएगा? 3 कूलम। समझ में आ गया है? चलिए आगे देखिए, एक बॉडी A है सपोज करते हैं, इस पे 4 कूलम का चार्ज है। ठीक है, एक बॉडी B है, इस पे -2 कूलम का चार्ज है। ठीक, एक बॉडी C है, इस पे मान लेते हैं कि 2 कूलम का चार्ज है। ठीक, 2 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 6 कूलम मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि पहले इन दोनों A और B को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे। ठीक है, A और B को कांटेक्ट में लाएंगे। इधर B और C को कांटेक्ट में लाइए, B और C को कांटेक्ट में लाएंगे। उसके बाद इनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो इस पे कुछ चार्ज आएगा A पे और कुछ चार्ज आएगा B पे। ऐसे इसको भी सेपरेट करोगे, यहाँ कुछ चार्ज आएगा B पे, यहाँ कुछ अलग चार्ज आएगा C पे। उसके बाद A और C को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाइए। समझ में आ गया? A और C को, और उसके बाद इनको अगर सेपरेट करेंगे तो फाइनली इस पे कितना कितना चार्ज आएगा आपको ये बताना है। A और A और C को यहाँ पे लाने के बाद कांटेक्ट में लाएंगे।
तब देखिए नहीं सर 2 है सर 3/2 है फिर ये वो अलग करेंगे तब सर देखो डेढ़ इसमें 1 आ जाएगा सर और इसमें 2 आ जाएगा फिर दोनों जुड़ेंगे 2 3 फिर हाफ का सेकंड तो सर 2 पे आएगा 3/2 सी पे आएगा 3/2 उसको और मोड़ेंगे तब सर वही आएगा 3/2 का हाँ चलिए अभी इस पे कितना 4 कूलम, इस पे -2 कूलम, तो ये क्या होगा टोटल इस पे चार्ज कितना बालक 2 कूलम, क्योंकि 4 - 2 करेंगे तो 2 कूलम हो जाएगा। और 2 कूलम क्या होगा इक्वली पार्ट में इन दोनों पे डिवाइड होगा, तो इस पे 1 कूलम आएगा और इस पे भी 1 कूलम आएगा। यहाँ पे आइए इन दोनों बी और सी को मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे देखो -2 और ये 6, तो दोनों का टोटल चार्ज कितना 4 हुआ, तो 4 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो इस पे कितना गया 2 कूलम और इस पे कितना गया 2 कूलम। अब किसको मिलाया गया है 1 कूलम और 2 कूलम को मिलाया गया, तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है 3 कूलम आया। अब 3 कूलम क्या होगा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड होता है तब इस पे कितना चार्ज आएगा 3/2 कूलम और इस पे भी कितना आएगा 3/2 कूलम। बोलिए ठीक है, गुड, नोट करिए। सर ऐसे ही है सर फर्स्ट है ये हो गया। चलिए आगे देखिए, तब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन पक्का। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे कूलम लॉ की, ठीक है, या जिसको आप कूलम फोर्स भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ देखिए, कूलम ने ये बताया था कि अगर हमारे पास भाई दो बॉडी है या 2 पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं ये Q1 एक पे चार्ज है, एक पे चार्ज कितना है, ये पॉइंट चार्ज सपोज करके चलेंगे, ठीक है, मतलब बहुत स्मॉल चार्ज होंगे और ये कुछ डिस्टेंस पे रखे गए होंगे, कुछ डिस्टेंस पे रखे गए होंगे, बोलो वाला, मान लेते हैं कितने डिस्टेंस रखे गए हैं r डिस्टेंस पे रखे गए। तो अगर ये दोनों चार्ज बॉडी हैं या पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच फोर्स लगेगा, ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा बालक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा अब ये फोर्स बताओ कैसा होगा, ट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, दोनों के बीच रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच कैसा होगा, रिपल्सन होगा। तो देखो Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं, किधर, कहीं इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं कितना फोर्स लगाया F।
ऐसे ही Q2 भी Q1 में फोर्स लगाएगा, इधर इस डायरेक्शन में कितना F, यही होगा। तो देखो ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ से भाई अगर Q1 इस पे लगाया है फोर्स, तो Q2 भी क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ का पालन करते हुए Q2 भी क्या करेगा, Q1 पे उतने फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। Q1 के इधर लगा रहा है तो Q2 कहीं इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो फोर्स होता है, देखो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बोले तो बराबर होता है, सेम हो रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। किसी भी वो चीज का वैल्यू जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। नहीं और क्या होगा, वेक्टर में नहीं पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर में पढ़ेंगे नहीं। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं हम लोग, किसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा मास कितना होगा 40 kg, 40 जो है वहां पे मान लेते हैं, तो जो 40 है जो 40 है वही मैग्नीट्यूड है, ठीक है। नहीं, मैग्नीट्यूड अलग होता है, डायरेक्शन अलग होता है। अब इस फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी, मान लेते हैं अगर 4 न्यूटन आया, तो 4 यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड है। अब किस डायरेक्शन में आया वो अलग बात है, डायरेक्शन हम अलग से निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्शन हम लोग अलग से निकालेंगे। तो देखिए आगे क्या करेंगे, तो ये बोला गया जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझ रहे हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। मतलब अगर दोनों चार्ज की वैल्यू अगर हम बढ़ाएं तो इनके बीच फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे देखिए, आगे ये जो फोर्स होता है दोनों चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। सोचो अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप दूर ले जाओ तो इनके भी जाहिर सी बात है धीरे धीरे फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। अच्छा अगर डिस्टेंस घटाते हैं तो फोर्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक चार्ज पे दूसरा डिस्टेंस पे, इनके बीच का क्या होगा, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं हम ये लिख सकते हैं क्या कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे और यहाँ इक्वल का साइन लाएंगे और यहाँ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो F इज इक्वल टू, यहाँ किसी कांस्टेंट C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, C क्या है बाद में देखते हैं, अभी Q1 Q2 बाई क्या R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा इस कांस्टेंट की बात करते हैं C की, तो C की जो वैल्यू होती है यहाँ पे लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी कुछ वैल्यू होती है कितना, 9 × 10⁹, इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। यहां थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, यहां एप्सिलॉन नॉट आया है तो देखो एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री। एक तरीके से ये हमको इनके बीच का क्या मीडियम है वो बताएगा। तो अभी क्या है, इन दोनों के बीच कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एयर होगा या वैक्यूम होगा, ठीक। ये एप्सिलॉन बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, C की वैल्यू, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लूं तो C की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो C की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो F हमारा नॉट क्या, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है।